नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछली क्लास के अंदर एक जो गवर्नमेंट का मॉडल पेपर दिया गया हमें, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं उसी के अनुरूप एक और मॉडल पेपर के बारे में, जो मॉडल पेपर नंबर 2 होगा हमारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट का मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहले आप सभी जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें सही विकल्प का चयन करना होता है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करना कहलाता है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण। तो पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, और भोजन ग्रहण करने की क्रिया को ही कहा जाता है पोषण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब जो है पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग है। श्वसन तंत्र का, तो श्वसन तंत्र देखिए किडनी जो होती है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो किडनी तो हो नहीं सकता। दूसरा यकृत, ये पाचन तंत्र का भाग है, ठीक है, क्योंकि इससे पीतरस निकलता है। वृषण जो होता है ये जनन तंत्र का भाग है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा कुपिका। तो कुपिका जो होती है ये श्वसन तंत्र का भाग है। कैसे है इसको समझिएगा। देखिए हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर इस प्रकार की आप संरचना देख पाओगे कि जो दोनों तरफ फेफड़े होते हैं उसमें श्वास नली इस प्रकार दोनों फेफड़ों में जाती है। उसके बाद में ये जो आगे की संरचना है ये आगे छोटे छोटे अनेक भागों में विभाजित हो जाती है, और इसके अंतिम छोर पर छोटे छोटे गुब्बारे नुमाई संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी, और इन्हें कहा जाता है कुपिकाएं। मोटे रूप में देखा जाए तो इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार की, और इनके चारों ओर जो है रक्त नलियाँ होती है। इसके चारों ओर रक्त नलियों से ये गुंथी हुई होती है, ठीक है। और जैसे इनके अंदर हवा जो है प्रवेश करती है तो ये कुपिका फैल जाती है, और रक्त नलियों से इसके अंदर O2 और CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुपिका। अगला प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन हार्मोन का मतलब हुआ कि हमें जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वहाँ से इमरजेंसी में हमें बाहर निकालने के या हिम्मत देने का जो हार्मोन होता है उसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इस हार्मोन के रूप में काम करता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। तो करेक्ट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। जो हमारे शरीर की जो किडनी होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर ये यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, और इसी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो गले की थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो नर में मादाओं में अंडाशय ग्रंथि द्वारा निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अंडाशय द्वारा निकलता है। तो करेक्ट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। पादप में ऑक्सिन हार्मोन कहाँ संश्लेषित होता है। देखिए पादपों के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पादप की जो शाखाएं होती है उस पादप की शाखा के सबसे आगे का या ऊपर का भाग होता है जहाँ से एक नई शाखा बनने वाली होती है। तो पादप की शाखाओं के अग्र भाग पर, यानी शाखा के सबसे आगे का ऊपर का भाग होता है, वहाँ पर पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। जड़ों के अग्र भाग पर नहीं होगा, तने में नहीं होगा, पत्तियों में भी नहीं होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अपने पास में, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा। तो ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण पूछा गया हमें, तो उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान रखना आपको। देखिए उत्तल दर्पण, जैसे मैं आपको दर्पण बनाऊं तो ये इस प्रकार का दर्पण बनता है, ये हो गया दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दें, जैसे मैंने यहाँ रख दी, और यहाँ से हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार टकरा के जाएंगी। अब ये जो किरण है इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगी ऐसे। तो जहाँ पर ये काटेंगी, जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी, यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब जो है वो डॉटेड लाइन से बना हुआ है। और जब डॉटेड लाइन से बनता है तो इसे कहा जाता है आभासी एंड सीधा। तो यहाँ कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी और सीधा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आभासी और सीधा।
और इस आंसर को हमें गांठ बांध लेना है कि हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण प्लस अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, इनसे हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा। हमें आपतन कोण बताना है। इसके लिए प्रकाश के परावर्तन की घटना आपको आनी चाहिए। हम जानते हैं कि यह कोई चिकना पृष्ठ है और इस चिकने पृष्ठ पर यदि प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो इस प्रकार गमन करती है। और यहाँ पर मैं यदि इसका एक अभिलंब खींच दूँ, यहाँ पर अभिलंब खींच देता हूँ, तो हमारा एक नियम है, नियम ये कि ये कोण जो होगा ये कोण होगा आपतन कोण और ये कोण जो होगा ये परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण जो है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर नियम ये है, परावर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स, ऑप्शन नंबर स होगा 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। विद्युत धारा मापने के यंत्र है, विद्युत धारा मापने का यंत्र, विद्युत धारा मापनी है। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सिर्फ धारा की दिशा मापता है, ठीक है, धारा किस डायरेक्शन में जा रही। अमीटर जो होता है ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्योंकि अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ये जैसे 2 एम्पियर धारा है तो एम्पियर इसका मात्रक होगा और किससे मापेंगे, अमीटर से। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है और ओडोमीटर दूरी मापता है। तो ये करेक्ट आंसर ब होगा। यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए जैसे कोई ये तार है, ठीक है, इस तार का नाम मैं ए और बी मान लेता हूँ और इसका प्रतिरोध आर मान लेता हूँ। यदि इस तार को मैं और लंबा कर दूँ, दुगुना कर देता हूँ, ठीक है, और एक सी पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ये सी पॉइंट है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ इतने से तार का प्रतिरोध यदि आर है तो इस तार को दुगुना कर दिया तो इसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 गुना। किसी चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी तो उसका प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 2 गुना होगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति है। यहाँ पर ये लाइन आराम से पढ़ना, इसको देखिएगा, ये लाइन की लिखी हुई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी हाथ से घुमाने की ऊर्जा, उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी चीज़ को घुमाते हैं और विद्युत बनती हो तो ऐसी युक्ति कौन सी होती है, ऐसी युक्ति होती है विद्युत जनित्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, तो ये मोटर तो नहीं होगा, वेल्डोमीटर भी नहीं होगा, और विद्युत पंप तो मोटर का ही एक भाग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा विद्युत जनित्र। C+O2 CO2 ये एक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम जैसे C+O2 CO2 देखते हैं, यानी कार्बन का जलना है, ये कोयले का जलना CO2, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से 2 यौगिक जुड़कर एक यौगिक बना रहे हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन के अंदर संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हटता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीकरण, बिल्कुल ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ब होगा, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, पेट की अम्लता, पेट की अति अम्लता का उपचार हेतु प्रयोग करते हैं। अब पेट की अति अम्लता यानी हमारे आमाशय के अंदर, ये जैसे हमारा आमाशय है तो हमारे आमाशय के अंदर HCl जब अधिक मात्रा में बन जाता है, यहाँ पर देखिए जो ये परत जमी होती है इसको श्लेष्मा कहा जाता है, ठीक है, ये पूरा श्लेष्मा होता है। और इसके नीचे जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं के माध्यम से यदि HCl अधिक मात्रा में बन जाता है तो हमारे पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, जिसे अति अम्लता कहा जाता है। अब इसका उपचार करने के लिए हमने पढ़ा था कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहीं नहीं है। तो फिर हम क्या आंसर करेक्ट करें, तो हमें पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
और इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ब जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधातु है। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम धातु है। सोडियम तो एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों भी धातु है। क्लोरीन और नाइट्रोजन ये धातु नहीं है, यानी अधातु है। तो यहाँ पूछा था अधातु है, तो अधातु कौन होगा? ऑप्शन नंबर स होगा। सेकंड प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, यहाँ से भी 5-6 प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से आपको आने चाहिए प्रश्न भी। मादा में हार्मोन का स्त्राव होता है। मादाओं में कौन सा हार्मोन का स्त्राव होता है? तो आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन। यह हमारे ऑप्शन में भी आया था, एस्ट्रोजन हार्मोन। पादप में जल का परिवहन द्वारा होता है। तो पादपों के अंदर जल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पतली सूक्ष्म नलिकाओं में संरचना होती है जिन्हें जाइलम कहा जाता है। ओजोन परत का विनाश गैस के कारण होता है, और ये गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत जो है उसका विनाश होता है। भाखड़ा नागल बांध नदी पर स्थित है। यह है सतलुज। कौन सी? सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। समांतर रूप से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहा जाता है फोकस बिंदु। उसे क्या कहा जाएगा? फोकस बिंदु कहा जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। आई होप याद रह जाएगा आपको, ओम इंटू मीटर। ये क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अब बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न क्या है? देखिए, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो ये संरचना होती है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन, ठीक है। इसे घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो एपिंग्लोटिस है। इसे एपिंग्लोटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसे घाटी ढक्कन या एपिंग्लोटिस कहा जाता है। ये देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो ग्रास नली होती है वो पीछे की ओर होती है, ठीक है, और श्वास नली होती है वो आगे की ओर होती है, इस प्रकार। तो यहाँ एक ढक्कन नुमा संरचना होती है इस प्रकार, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे बना देता हूँ। ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ श्वास नली के ऊपर ऐसे। तो अब यहाँ से जब भोजन आएगा गिरकर ऊपर से, तो वो श्वास नली में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। और ये श्वास नली है, तो श्वास नली में नहीं जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा, ठीक है। गलघंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आप सभी जानते हैं हमारे गले की जो संरचना होती है, यहाँ पर कंठ के दोनों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम होता है अवटु ग्रंथि। या तो अवटु ग्रंथि कह दो या थायराइड ग्रंथि कह दो। इससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। यदि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हुआ तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? गलघंड रोग हो जाएगा। और इस गलघंड रोग में क्या होता है? ये जो व्यक्ति का गला होता है ये फूल जाता है। व्यक्ति का गला फूलकर लटकने लग जाता है, और इसी रोग का नाम है गलघंड रोग। अगला प्रश्न है, कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति जल को प्रदूषित होना दिखाती है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु। ये कोलीफॉर्म जीवाणु ऐसा होता है जिसकी वजह से यदि ये जल के अंदर पाया जाता है तो इसका अर्थ हुआ जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। खेजड़ली आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो खेजड़ली आंदोलन आप सभी परिचित हैं इससे। ये अमृता देवी के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। वन संरक्षण से संबंधित आपने बहुत सुना है छोटी क्लास में इसके बारे में। ओम के नियम के अनुसार वी यानी विभांतर, आर और आई के मध्य संबंध लिखिए। तो ये संबंध होता है V बराबर IR। चलिए आगे बात करते हैं। वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो कोई भी तार होता है तो वोल्टमीटर को उसके समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? समांतर क्रम। खाने के सोडे के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है?
ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो ये हो जाएगा खाने के सोडे के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच 7.4। पित्तल किन दो मिश्र धातुओं से मिलकर बना है? तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको आप पिताजी फॉर्मूला ध्यान रखें। पिताजी, पिता तांबा, ये ता का मतलब होगा तांबा और जी का मतलब होगा जिंक। तो पित्तल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत इजी है, ये तो सबको आना चाहिए, CaOCl2, ठीक है। और थोड़ा साफ लिख देता हूँ, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर सदैव किस दिशा में ठहरती है? तो कौन सी दिशा में ठहरेगी? नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? ये योजना प्रारंभ की गई 1985 में, तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, इस टाइप से आप भी इसके बारे में कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।